जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं एचके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट परीक्षा 2026 के लिए जो आपका ईवीएस का पोर्शन होता है, उस ईवीएस के पोर्शन का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। तो हमारा टारगेट, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं, कि हमारा टारगेट होता है आपको हर सब्जेक्ट के हर पार्ट में 30 में 30 अंक दिलाना। जैसा कि आज के हम टोटल इस प्रैक्टिस सेट में ईवीएस के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको करना क्या है, हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और लास्ट में जब आपको 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आपने 30 में से कितने नंबर हासिल किए हैं, उन नंबरों को आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपका अपना आकलन करना है कि गलती कहाँ पर हुई, किस ऑप्शन में जवाब चुनते हुए आपको गलती कहाँ पर हुई, तो उस गलती को सुधारिएगा अगले प्रैक्टिस सेशन में। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। और दोस्तों, प्रश्न अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए भाग नंबर 3 में आपका पर्यावरण आता है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारोत्तोलक को प्रायः सबसे ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मांस बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें कैसा आहार लेना चाहिए? तो कौन सा आहार लेना चाहिए जब आपको बॉडी और मांसपेशियां डेवलप करना हो? तो ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन, या फिर ऑप्शन डी है वसा। तो देखिए, जब आपको मसल्स गेन करनी हो यानी कि बॉडी बिल्डर बनना हो, अब तो प्रोटीन की वहाँ पर ज़रूरत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेखा कीमा के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती हैं। तो फिटकरी वो क्यों डालती हैं? क्या हल्के निलंबित अवद्रवों को अवसादित करने के लिए? ऑप्शन बी कहता है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है पानी में मृदु मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि पानी को रंग रहित बनाने के लिए। तो देखिए, जो किसी भी पानी में आप जब फिटकरी डालते हैं तो उसमें जो गंदगी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसलिए नहीं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। हल्के निलंबित अवद्रवों को अवसादित करने के लिए जो है रेखा कीमा पानी में फिटकरी डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो ऑप्शन ए कहता है श्यामपट्ट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखला के लिए उदाहरण देकर बच्चे से लिखवाने के लिए कहना। तो ये ऐसा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवों के लिए प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए कहना। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम नीचे भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए कहना। तो इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये सुटेबल नहीं होगा आपका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, बस एक सेकंड। हाँ, ये जो आपका सी है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खोज करने के लिए बच्चा जाएगा कहाँ? तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में 4 प्रक्रमों में से किसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, रेत है और नमक है, रेत और नमक का मिश्रण है, इसको अलग करना है। तो कौन सा इसमें से कौन सा विकल्प आप सबसे सुटेबल सोच रहे हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निस्पंदन, निस्तारण और वाष्पन तथा अवसादन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रेत और नमक के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक विज्ञान की शिक्षिका श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? देखिए, कोई शिक्षिका हैं, ठीक है, वो श्वसन का प्रकरण पढ़ाती हैं, पढ़ाने के बाद क्या करती हैं, वो सीधा परीक्षा आयोजित कर देती हैं, लेकिन वो देख रही हैं कि श्वसन और सांस लेने के बीच में बच्चे अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा किस कारण से हो रहा है? क्या यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं, इसलिए? तो ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी कहते हैं विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सकें। नहीं, बच्चे समझ ना सकते तो परीक्षा कैसे देते? ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षिका को कक्षा में प्रायः अनुशासनहीनता रखती हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को जो है व्याख्यायित नहीं कर सकी, तो हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। अगर बच्चे श्वसन और सांस में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने पढ़ाते समय जो है उनको सही व्याख्या नहीं बताई है, इसलिए बच्चे दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है सब्जी को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। सब्जी का जो विटामिन होती हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ पल धूप में रखना, तो नहीं, आप ऐसा भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, तो नहीं, सब्जी अगर ज़्यादा तक पल बैक्टीरिया उससे नहीं मरते हैं, ठीक है। और गहरा तलोगे तो सब्जी खराब हो जाएगी, मतलब उसमें सब चीज़ खत्म ही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको सब्जी जब बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट या खेत से सब्जी लाइए, उसको पहले अच्छी तरह से धोइए, धोने के बाद कुछ पल के रखिए, पानी उसका ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप काटिए और सीधा बनाइए, तो ये तरीका सही होता है। पहले पानी में धोना फिर उसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से धोना फिर काटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय वह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उनके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, ठीक है। कोई अध्यापिका हैं, पर्यावरण की शिक्षिका हैं, वो वायु का प्रकरण पढ़ा रही हैं और वो ये बच्चों को समझाना चाहती हैं कि वायु में भार भी होता है और वह जगह भी घेरती हैं। तो उनके जो सहयोगी हैं वो इनमें से 4 गतिविधियों को सुझाते हैं, तो सबसे परफेक्ट कौन सी होगी आपको ये बताना है। चलिए चारों गतिविधियों को देखते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है कि ये ऑप्शन अभी यहाँ पर देखिए पॉइंट है, ठीक है। तो पहला गतिविधि कह रहा है कि खाली उल्टा बीकर पानी की तरह ऊपर रखें और उससे नीचे ढकेल दें, तो क्या ऐसा करना सही होगा। मतलब देखिए पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है और उस पर जो है उल्टा बीकर पानी की सतह पर रखना है, मतलब उसका जो है ढक्कन जिधर पानी मतलब जो भाग उसका खुला होगा बीकर का, उसको नीचे की तरफ रखना है और ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या ऐसा करने से ऑप्शन भी कह रहा है एक्स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना या फिर गुब्बारे में हवा भरना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है मतलब एक्स्ट्रा के माध्यम से खींचना और गुब्बारे में हवा भरना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 2 भरे हुए गुब्बारों को एक क्षण में बांधें तथा साम्य अवस्था में ले जाएं, तब एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर ये चारों गतिविधियाँ हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है, कि ऑप्शन ए जो है ए और डी, या फिर बी और डी, या फिर ए और सी, या फिर डी और बी, ए और बी। तो इसमें से सबसे जो अच्छा विकल्प होगा, गतिविधि होगी, वो होगी ए और डी, यानी कि जो आपने पानी की सतह पर बीकर को रखा था, तो जब आप बीकर को रखेंगे तो देखिए जब इसमें उल्टा करके पानी जब भरते हैं, देखिए जब किसी डिब्बे को पानी में सीधा डालते हैं तो वह गैस को बाहर निकालता है ना, तब उसमें पानी जाता है, ना कि ऐसे ही पानी भर जाता है। तो गैस गुब्बारे मतलब ये बबल्स निकलता है वो बाहर जाता है, तब उसमें पानी भरते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और जब दो गैस के भरे हुए गुब्बारे को एक गुब्बारे को फोड़ देते हैं तो उससे भी समझ में आ जाएगा बच्चों को, यानी कि ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 सतह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी। तो कौन सी पद्धति इसमें सबसे ज़्यादा उचित होगी। ऑप्शन ए कह रहा है क्या विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, तो क्या ऐसा सही होगा। नहीं, ये नहीं सूटेबल होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें, तो क्या ये सही होगा। इसको होल्ड करते हैं, अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वही पर नंबर मिलता है, उस पर ही नंबर मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से प्रकरण का और जो है सस्वर पठन करने के लिए कहना तथा संकल्पना शब्दावली का अर्थ
तो ये पाठ्य पुस्तक को प्रकरण को ससर पठन करने से नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो उत्तर लिखने से क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर हो रहा है विद्यार्थियों को कहना कि वो दीपावली के पहले और बाद में वायु के नमूनों को इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। तो बच्चे जब खुद करके सीखते हैं तो ज़्यादा उनको सीखना आता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती हैं जब बच्चा निम्नलिखित में से व्यवहार प्रदर्शित करता हो। यानी कि कोई शिक्षिका हो जो तनावग्रस्त बच्चों की पहचान करे तो कब, पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता में, बहुत बात करने में, या फिर हाइपर एक्टिव यानी कि अति सक्रियता दिखाने में, या फिर आक्रामक व्यवहार करने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार करने में बच्चे तनावग्रस्त पहचान सकते हैं आप, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील और खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक कीली डूब जाती है। इसे डैश डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो किस तरह से आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। क्या स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है ताकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, या फिर आपका ऑप्शन बी कहता है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है ताकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी कहता है लोहे का पानी तुलना में भारी है और स्टील जो है पानी की तुलना में हल्का है, या फिर ऑप्शन डी कहता है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तभी ना कील डूब जाती कटोरी, अगर पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है इसमें, और जब इस पर आप कटोरी रखेंगे तो वो नहीं डूबेगी। लेकिन अगर इसमें कील डालते हैं तो कील सीधा आके डूब जाती है। क्यों, क्योंकि जब स्टील की कटोरी होगी तो उस पर लगने वाला जो भार होगा, लगने वाला बल भार की तुलना में ज़्यादा होगा। जो ये बल लग रहा है इसकी भार की तुलना में ज़्यादा होगा, और लेकिन जो कील होती है वो डूब जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया और कौन सा युग्म जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। क्या प्रजनन और भोजन, या फिर भोजन और संकोचन, वृद्धि अनुकरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन, या फिर वृद्धि और भोजन। तो जीव प्रकरण जो जीवन प्रक्रिया है उसमें कौन सा जो युग्म है वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है, ऐसा आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों दोनों में वृद्धि होती है और दोनों में प्रजनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है। तो 4 तरीके कौन कौन से हैं, दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, या फिर मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, या फिर हर बार खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें से कौन कौन से तरीके हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं दांतों में खराबी से बचने के लिए। तो ऑप्शन ए कहता है सी डी ए, यानी कि सी डी और ए ये करना चाहिए, या फिर डी ए बी, या फिर सी और ए और सी, या फिर डी सी डी बी सी डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी डी ए। सी मतलब ये जो है ऐसे पदार्थ हों उनको न लें, ठीक है, उनको नहीं लेना चाहिए, और हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। बिल्कुल, जब कुछ भी आप खाएं तो कुल्ला करें, और दिन में 2 बार ब्रश करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो है आपके दांतों में क्षय नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। वेन आरेख का अध्ययन करना है, जमीन पर रहने वाले जीव ये हो गए,
पानी में रहने वाले जीव ये हो गए और अंडे देने वाले जीव ये हो गए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक्स में रखा जा सकता है। हाँ, तो आप बिल्कुल इसमें जो यानी कि एक्स ये वाली जगह है, इसमें कौन सा यानी कि कौन सा जीव है जो ज़मीन पर भी रहता है, पानी पर रहता है और अंडे अंडे भी देता है, ठीक है। तो क्या आपका इल यानी कि सर्पमीन होगा या फिर शार्क होगा या फिर मछली होगा या फिर मगरमच्छ होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मगरमच्छ है और मगरमच्छ जो होता है वो ज़मीन पर भी रह जाता है, वो पानी में भी रहता है और वो अंडे भी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है, कराडाइडस के लिए मछली घर यानी कि ऑक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो कौन सा, क्या जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने हेतु, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, या फिर मछली घर यानी कि ऑक्सीविरम को शोभा बढ़ाने में, या फिर पानी को साफ रखने में। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी यानी कि अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली को पहले से उबालें लेकिन कमरे में तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाल दिया जाता है तो वह मछली मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी यानी कि पहले जो है मछली को पहले उबले लेकिन बाद में कमरे के तापमान पर ठंडा करने के पानी में भरे एक्वेरियम यानी कि जिसमें मछली रखा जाता है उसमें डाल दिया जाता है तो मछली मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहित होता है मछली द्वारा, पानी के योग्य जो मछली द्वारा पानी होता है वो पानी योग्य नहीं होता, या फिर खनिज रहित है, या फिर मछली के तैरने के योग्य नहीं है तो मछली मरती है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, वो जो पानी होता है जो जब आप पानी को उबाल देंगे तो उबले हुए पानी में अगर मछली को आप डालते हैं तो मछली उसमें मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि वो जो पानी होता है पानी में जो होगा खनिज रहित हो जाएगा, उसमें जो भी खनिज होंगे खनिज समाप्त हो जाएंगे। यानी मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में खनिज पदार्थों का होना आवश्यक है। अगर ऐसा आप पानी उबाल करके मछली डालेंगे तो मछली मर जाएगी, उसमें खनिज पदार्थ नहीं रहेंगे तो मछली जाहिर सी बात है मर ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो चांद की सतह में सबसे अच्छा वर्णन कौन सी व्यवस्था करती है। पानी नहीं है चांद पर, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, क्या ऐसा कुछ है, या फिर पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, या फिर हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, पानी नहीं, या फिर हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, या फिर समतल नहीं। तो पानी जो चांद की सतह है उसमें कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसमें सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चांद की सतह पर पानी भी नहीं है, गड्ढे हैं और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए संबंधित निम्नलिखित में से सावधानियां पड़ती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, तो बिल्कुल जमा नहीं होने देनी चाहिए। पानी के बर्तनों कूलरों बिल्कुल साफ रखें। सॉरी मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका सही फोर्थ होगा। अगर इसमें छूटा हुआ है आपका ये वाला ऑप्शन तो इसमें आपका ये सही था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया की उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अभिभावक है और शिक्षक है इनकी अंतःक्रियाओं को उपलब्ध क्यों कराना है, क्या पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने में, या फिर ऑप्शन बी कहता है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करना। तो आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन डी और ए। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका क्रियाकलाप के बारे में जानकारी, हर क्रियाकलाप के बारे में विद्यालय जो है
अभिभावक के साथ नहीं साझा कर सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं की कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। यानी कि जो बच्चा है कैसा पढ़ रहा है, कैसा वो सीख रहा है, उसके पुनर्बलन और सुधार के बारे में योग्यताओं की कमजोरियों के बारे में चर्चा करना प्रमुख उद्देश्य होता है अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित तरीके से अनेक तकनीक और जो है परिगणना करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी हो। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि उसे धूप में खुला फैला देती है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो इसमें कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि कौन से ऐसे खनिज पदार्थ हैं, क्या प्याज और लहसुन है, हरा धनिया है, काजू बर्फी है, फिर पके हुए चावल हैं। तो जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा हरी धनिया। अगर जो है इतने सारे प्रोसेस किसी खाद्य पदार्थ के लिए किए जा रहे हैं तो वह हरा धनिया होता है। हरी धनिया को इस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे बेस्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे कौन सा उदाहरण गलत यहाँ पर बताना है, निगेटिव बताना है आपको, पॉजिटिव वे में नहीं। सबसे पहले देखा करिए पॉजिटिव में पूछा, निगेटिव पूछा था, इसलिए आप निगेटिव पर हाईलाइट करिए और निगेटिव वाला चुनना है। तो क्या हमारे जूते और ज़मीन के बीच में होने वाला घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। तो यहाँ पर ये सही विकल्प है, आपको ढूंढना है गलत वाला। तो घर्षण कारण बिल्कुल ऐसा होता है, जूते और ज़मीन के बीच में घर्षण बल लगता है, उसके कारण ही हम चल पाते हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर रूप में फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। तो हाँ, ऐसा ही होता है, घर्षण बल के कारण ही, सॉरी ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये कैसा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पेन की नोक और पेन, देखिए मुझे लगता है यहाँ पे कुछ समस्या होती है आपको बताते टाइम। तो ये देखिए हमें लगता है यहीं से कुछ छूटा हुआ था ना, ये वाले पोर्शन में छूटा था ना। तो ये जो ऑप्शन था ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर समस्या हुई थी इस वाले पोर्शन में तो ये जो उपकरण बताए गए थे ये हरी धनिया को सुरक्षित रखने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े शहरों में भारी संख्या पर वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। तो जो बड़े शहर होते हैं देखते हैं वहाँ वाहन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है। तो कह रहा है कि इसमें से जो है कौन से विकल्प के तौर पर वहाँ के लोग पर्यावरण प्रदूषण में जो है बचाने में सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, या फिर अक्सर घर के बाहर जाने से बचने चाहिए। तो बिल्कुल बच नहीं सकते बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्तिगत वाहन स्कूटर आदि नहीं रखने, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर रखोगे नहीं, इमरजेंसी जरूरत लगी तो क्या करोगे। ऑप्शन डी कह रहा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं। तो हाँ ये कर सकते हो, लेकिन जो इसमें सबसे सटीक आंसर आएगा वो आएगा जो है ऑप्शन ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि जो बड़े शहर होते हैं इसमें सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती रह जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी कि कहीं भी जाना है तो यातायात के जो साधन हैं उनका प्रयोग करिए, तो आप जो है पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोच्चतम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो कक्षा 5 का कोई समीर है जो अक्सर पर्यावरण जो
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, उनके पास अपना दत्तीकार जमा नहीं कर रहा है, तो इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना चाहिए? तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी का नियमित जो है अनियमितता के कारण को पता लगाना और समीर को परामर्श देना। तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अभी नेक्स्ट देखते हैं। उसके अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना। तो नोट लिखने से कुछ नहीं होगा, इस बात के विषय में प्रधानाध्यापक को सूचित करना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनियमितता के कारण का पता लगाइए कि जो समीर है वो अब जो है दत्तकार की नोट्स टीचर को क्यों नहीं सबमिट कर रहा है, और उसको आप परामर्श दीजिए कि बच्चा ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समस्याएं हैं जो उसके बारे में उसको परामर्श देना चाहिए। ठीक है, कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है, और करने के लिए उसे परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वायु हर जगह है। वायु क्या है? हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षिका विद्यार्थी को निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछता है? तो क्या मृदा में वायु है ऐसा? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इसमें कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? ये देखिए, इनमें ये यहाँ पर आप विकल्प आपके चिंतन कौशल, ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो क्या चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या फिर वर्गीकरण कौशल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? यानी कि एक कक्षा में औसत से कम नंबर लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चक्रव्यूह रचना करनी चाहिए? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचानना और उनके अनुसार जो सुधारात्मक, बिल्कुल अब ये हो सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा। यह निश्चित अनियमित रूप से ना, ये भी नहीं होगा। गतिकार देना, ये भी नहीं होगा। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन से क्रम को सही तरीका है? तो क्या डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट मिलाना इत्यादि, या फिर ऑप्शन भी प्रश्न लिखना, उनका संवादन करना डिजाइन करने के लिए ये करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन करना, मिलाना और अंक योजना लिखना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका जो है संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि आपका ये वाला, एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 86 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुराग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों को बेहतर सीमा तक प्रकरणों को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है, तो कौन सा कारण हो सकता है? बहुत उपयोगी दैनिक जीवन में अधिक नज़दीकी है, या फिर मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या फिर ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर तरीके से इंद्रियों को शामिल करती है। ऑप्शन डी ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रीन बोर्ड जो है अच्छी सामग्री बिल्कुल है, लेकिन आप ये वाला जो दृश्य श्रव्य दोनों होता है, इसमें इंद्रियां बच्चे के पूरी तरह से काम करती हैं, चाहे आपकी आँख, कान और अन्य अंग भी जो है सही तरीके से बराबर काम किया करते हैं, इसलिए बच्चा आसानी से सीख जाता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कक्षा पोषण विद्यार्थी को टिफिन बॉक्स खोलने के लिए उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षिका को व्यवस्था व्याख्या करनी चाहिए। तो व्याख्या करने से क्या हो सकता है ऐसा कुछ, अभी देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगला कर है पोषण तत्वों को भरपूर मिश्रित भोजन का उदाहरण देने के लिए कहना। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं आप।
सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, श्यामपट्ट से इससे कुछ नहीं होगा, मानो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या करना, खोजबीन करना, सॉरी जो है शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के जुड़े 5 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। अनुकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहार अनुभव और विद्यार्थियों की उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है। यानी कि जो ऊपर गतिविधियां हैं ऐसा कही गई हैं, तो इसमें क्या पूछा गया, हाँ, तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है शामिल नहीं करना है, इसमें से इन 5 में से ये 5 हैं, इसमें से कौन सा शामिल नहीं करना है, ए बी सी या डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो है समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया, डैश डैश के विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो कौन सी सहायता करेगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि कच्चे अधिगम के वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ना, तो क्या ये हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकास करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि बाहरी भ्रमण को दोस्तों के साथ मजा लेना, बिल्कुल नहीं, प्रकृति के साथ सम्मान विकसित करना। ये हाँ ये हो सकता है, लेकिन जो सबसे सटीक जाएगा ऑप्शन ए जाएगा, क्योंकि कक्षा अधिगम को जो कक्षा में पढ़ाया गया उसको वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ना भ्रमण होता है, जो आप भ्रमण कराने ले गए हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल EVS के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और आपने इन 30 नंबर में से कितने नंबर आपके आए हैं आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य वीडियोस को देखने के लिए, अन्य प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।